नमस्कार। हमारे विशेष कार्यक्रम जनादेश में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं ऋतु वर्मा। जनादेश यानी लोकसभा चुनाव की स्पष्ट और निष्पक्ष खबरें। पहले चरण के लिए मतदान हो चुका है। दूसरे चरण के लिए आज शाम 6 बजे प्रचार थम गया। 26 अप्रैल को दूसरे चरण के मतदान में वायनाड में राहुल गांधी की अग्नि परीक्षा, तो वहीं 3 केंद्रीय मंत्री और 2 पूर्व मुख्यमंत्री की प्रतिष्ठा दांव पर है। तो वहीं लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला कोटा से है मैदान में। सभी पार्टियों के दिग्गज नेता जनादेश हासिल करने के लिए पूरी ताकत झोंक रहे हैं। बताएंगे क्या रही दिन भर की चुनावी सरगर्मियां और चुनावी हलचल। साथ ही जानेंगे मैदान पर राजनीतिक घटनाक्रमों को और मौजूदा समीकरण किस ओर इशारा कर रहे हैं। तो आइए शुरुआत करते हैं अपना खास कार्यक्रम जनादेश, लेकिन सबसे पहले नजर चुनावी सुर्खियों पर। लोकसभा चुनाव के दूसरे चरण के लिए थमा चुनाव प्रचार। 26 अप्रैल को 13 राज्यों की 88 सीट पर डाले जाएंगे वोट। ओम बिरला, राहुल गांधी, गजेंद्र सिंह शेखावत, हेमा मालिनी समेत कई दिग्गजों की साख दांव पर। तीसरे चरण के लिए चुनाव प्रचार ने पकड़ी रफ्तार। पीएम मोदी की छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश में जनसभाएं। पीएम ने कांग्रेस के घोषणा पत्र पर फिर साधा निशाना। कहा, आपकी कमाई पर ही नहीं बल्कि खेत खलियान और संपत्ति पर भी है कांग्रेस की नजर। भाजपा के वरिष्ठ नेताओं ने भी प्रचार में झोंकी ताकत। अमित शाह ने वाराणसी में किया प्रचार। जेपी नड्डा ने बिहार में संभाली चुनाव प्रचार की बागडोर। इंडिया अलायंस को बताया भ्रष्टाचारियों का जमावड़ा। राजनाथ सिंह ने आंध्र प्रदेश में प्रचार के दौरान कांग्रेस के घोषणा पत्र को बताया देश की अखंडता के लिए खतरा। तीसरे चरण के लिए विपक्ष का भी धुआंधार प्रचार जारी। कांग्रेस नेता राहुल गांधी की दिल्ली और महाराष्ट्र में चुनावी सभाएं। प्रियंका गांधी ने भी किया प्रचार। अखिलेश यादव ने उत्तर प्रदेश में संभाली प्रचार कमान। तेजस्वी यादव ने भी बिहार में महागठबंधन के लिए मांगे वोट। कांग्रेसी नेता सैम पिट्रोडा के अमेरिकी विरासत कर प्रणाली की वकालत वाले बयान पर मचा है घमासान। पीएम मोदी ने बोला हमला। कहा, शहजादे के सलाहकार ने संपत्ति बंटवारे की बात कही। गृह मंत्री अमित शाह ने कहा, सैम पिट्रोडा के बयान के बाद कांग्रेस पार्टी हो गई पूरी तरह बेनकाब। और लोकसभा चुनाव के दूसरे चरण की 88 सीटों पर चुनाव प्रचार आज शाम थम गया है। दूसरे चरण के लिए प्रचार में सभी दलों के दिग्गजों ने पूरी ताकत झोंकी और अब मतदाताओं को 26 अप्रैल का इंतजार है, जब दूसरे चरण में 12 राज्यों और 1 केंद्र शासित प्रदेश की 88 सीटों पर वोट डाले जाएंगे। दूसरे चरण में कई केंद्रीय मंत्री और पूर्व मुख्यमंत्री के अलावा विभिन्न दलों के कई दिग्गज भी चुनावी मैदान में किस्मत आजमा रहे हैं। लोकसभा चुनाव के दूसरे चरण की 88 सीटों के लिए प्रचार का शोर थम गया। एनडीए की तरफ से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, भाजपा अध्यक्ष जेपी नड्डा, अमित शाह, राजनाथ सिंह और नीतीश कुमार जैसे दिग्गजों ने इस चरण के लिए चुनाव प्रचार में पूरी ताकत झोंक दी। तो वहीं कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे, राहुल गांधी, प्रियंका गांधी, अखिलेश यादव, तेजस्वी यादव, ममता बनर्जी और मायावती जैसे विपक्षी दलों के नेता भी चुनाव प्रचार में दम भरते दिखे। सभी दलों के उम्मीदवारों ने जनसभाओं, रोड शो के साथ साथ घर घर जाकर जनसंपर्क अभियान के जरिए मतदाताओं को लुभाने की कोशिश की। कुल मिलाकर आप देखेंगे कि ये दूसरे चरण का चुनाव जो है वो उत्तर से दक्षिण और पूरब से पश्चिम संपूर्ण भारत के राज्यों को इसमें समाहित किए हुए है। दूसरे चरण में ये लग रहा है कि ये चुनाव फिर से जो है उसी तरह आलोड़न और प्रखरता का चुनाव हो गया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जैसे ही कांग्रेस के संपत्ति सर्वे और उसके पुनर्वितरण का मुद्दा उठाया, उसके बाद से संपूर्ण देश में इस पर बहस छिड़ गई। कांग्रेस पार्टी को सामने आना पड़ा है, अलग अलग तरीके से वो प्रधानमंत्री की आलोचना कर रहे हैं, बयान दे रहे हैं। उसके बाद जो दूसरा मुद्दा आ गया है कि क्या कांग्रेस पार्टी पिछड़ी जाति, दलित और अनुसूचित जनजाति के कोटे से लेकर मुसलमानों को आरक्षण देना चाहती हैं, क्योंकि आप 50% की सीमा क्यों खत्म करना चाहते हैं? इसमें ध्रुवीकरण भी होगा और जिस तरह से हम लोग आजकल भाषण में सुन रहे हैं कि किस्म किस्म की बातें हो रही हैं, कुछ चीज़ों पे हो सकता है कुछ लोगों को आपत्ति भी हो, इस तरह की बातें भी आ रही हैं, लेकिन इसमें ध्रुवीकरण भी है
काफ़ी हिंदू मुसलमान की बात भी हो रही है और दोनों तरफ से हो रही है। और मुझे लगता है कि जब ये मुद्दे हावी होंगे तो उसका असर मतदाता पे कहीं ना कहीं दिखेगा। लेकिन कुछ रिसर्च ये भी कहती हैं कि जो मतदाता है वो उसको किसको वोट करना है वो पहले ही तय कर लेता है, चुनाव शुरू होने तक तय कर लेता है। वहीं दूसरे चरण में जिन राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों की 88 सीटों पर 26 अप्रैल को वोट डाले जाने हैं, उनमें असम की 5 सीटें, बिहार की 5 सीटें, छत्तीसगढ़ की 3 सीटें, कर्नाटक की 14 सीटें शामिल हैं। इसके अलावा केरल की सभी 20 सीटें, मध्य प्रदेश की 6 सीटें, महाराष्ट्र की 8 सीटें, मणिपुर की 1 सीट, त्रिपुरा की 1 सीट, जम्मू कश्मीर की 1 सीट, राजस्थान की 13 सीट, उत्तर प्रदेश की 8 सीट, पश्चिम बंगाल की 3 सीट शामिल हैं। दूसरे चरण की 88 सीटों के लिए कुल 1210 उम्मीदवार मैदान में हैं। दूसरे चरण के चुनाव में कुल 10,40,13,791 मतदाता अपने मताधिकार का उपयोग करेंगे। दूसरे चरण में कई केंद्रीय मंत्री और पूर्व मुख्यमंत्री भी चुनाव मैदान में किस्मत आजमा रहे हैं, जिनमें कांग्रेस नेता राहुल गांधी, लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला, केंद्रीय मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत, पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल, हेमा मालिनी, अरुण गोविल, शशि थरूर और राजीव चंद्रशेखर जैसे नाम शामिल हैं, जिनकी किस्मत दूसरे चरण के मतदान के साथ ही ईवीएम में बंद हो जाएगी। दूसरे चरण में कुछ सीटों पर सभी की निगाहें रहेंगी। लोकसभा चुनाव में बिहार की पूर्णिया सीट न सिर्फ राज्य की सबसे हॉट सीट बन चुकी है, बल्कि दिल्ली तक की निगाहें भी पूर्णिया पर टिकी हैं। एनडीए उम्मीदवार और स्थानीय जेडीयू सांसद संतोष कुशवाहा का सीधा निर्दलीय उम्मीदवार पूर्व सांसद एवं सीमांचल के वरिष्ठ नेता पप्पू यादव और बिहार सरकार के पूर्व मंत्री इंडी गठबंधन की उम्मीदवार बीमा भारती से होगा। वहीं केरल की वायनाड सीट पर इंडी गठबंधन के मुख्य विपक्षी नेता राहुल गांधी का सीधा मुकाबला केरल में बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष के सुरेंद्रन से होगा। सबसे दिलचस्प बात यह है कि इंडी गठबंधन के घटक दल सीपीआई ने भी इसी सीट पर अपने उम्मीदवार को चुनावी मैदान में उतारा है। केरल की एक और सीट तिरुवनंतपुरम पर भी सबकी नजर होगी। केरल की तिरुवनंतपुरम सीट पर केंद्रीय मंत्री और भाजपा उम्मीदवार राजीव चंद्रशेखर का सीधा मुकाबला कांग्रेस उम्मीदवार और पूर्व केंद्रीय मंत्री शशि थरूर से होगा। राजस्थान की जोधपुर सीट पर सबकी निगाहें बनी हुई हैं। राजस्थान की जोधपुर सीट पर बीजेपी उम्मीदवार और केंद्रीय मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत का मुकाबला राजस्थान के प्रदेश कांग्रेस कमेटी के महासचिव करण सिंह उचियारड़ा से है। इस बार आम चुनाव कुल 7 चरणों में हो रहे हैं। आखिरी चरण का मुकाबला 1 जून को होगा, लेकिन जनता किसको अपना जनादेश देगी ये तो 4 जून को ही पता लग पाएगा। जनादेश डेस्क, डीडी न्यूज। और 6 बजे दूसरे चरण का चुनाव प्रचार थम गया है। हमारे साथ 2 संवाददाता और एक विशेष मेहमान जुड़ गए हैं। इस पर विस्तार से बात करने के लिए निशांत राय केरल से जुड़ रहे हैं हमारे साथ, निशांत सौरभ नौगांव असम से, वहीं मदन मोहन जैड़ा राजनीतिक संपादक हिंदुस्तान से। आप तीनों का ही बहुत बहुत स्वागत है। सबसे पहले निशांत राय, आप ही के पास आना चाहेंगे। केरल बेहद महत्वपूर्ण राज्य होने जा रहा है। 20 सीटों पर दूसरे चरण में चुनाव हो जाएगा। अभी तक के अगर हम आपसे पूछे कि किस तरह से पूरे चुनाव प्रचार में उम्मीदवारी को लेकर एक बेहद दिलचस्प मुकाबले केरल से इस बार देखने को मिलेंगे। कई ऐसी सीटें हैं, चाहे वो वायनाड हो या फिर तिरुवनंतपुरम हो, लेकिन पहले प्रचार में वो कौन से मुद्दे हावी रहे उस पर चर्चा करेंगे। देखिए, केरल में इस बार अगर राजनीतिक समीकरण की बात की जाए तो एलडीएफ, यूडीएफ और बीजेपी, हमेशा से बीजेपी कहीं ना कहीं रेस से बाहर रहती थी, लेकिन 2024 के लोकसभा चुनाव में बीजेपी की एक दमदार एंट्री केरल की राजनीति में होते हुए नजर आई है। लगभग 17 ऐसी सीटें हैं जहां पर इस पार्टी ने इस पूरे मुकाबले को त्रिकोणीय बनाकर रख दिया है। पिछली बार की बात करें 2019 की तो यूडीएफ को बड़ी बढ़त थी, 19 सीटें जीती थी, एलडीएफ ने 1 सीट जीती थी और बीजेपी पिछली बार 15% मतों के साथ रही थी। लेकिन इस बार अगर बात करें तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जिस तरीके से दक्षिण भारत को फोकस किया है, लगातार रैलियां की हैं और यहाँ पर भी केरल में भी बात की जाए तो प्रधानमंत्री आए हैं
उसका असर देखने को मिल रहा है। केरल के मुद्दों की बात रही तो देश का सबसे ज़्यादा साक्षर प्रदेश है ये, यहाँ पर सबसे ज़्यादा डेवलपमेंट की अगर बात की जाए तो वो नज़र आ रहा है। इसके अलावा बात की जाए तो आम लोग अपने जनजीवन में कितना बदलाव हुए हैं इस आधार पर वोट देने जा रहे हैं। इसके अलावा अगर बात की जाए तो 2019 में जिस तरीके से यूडीएफ ने 47% वोट हासिल किए थे और एलडीएफ ने 33% वोट हासिल किए थे, तो ये समीकरण पूरा बदलता हुआ नजर आएगा। वायनाड से राहुल गांधी के लड़ने का ये असर हुआ था, लेकिन इस बार जो लड़ाई है वो टफ हो चुकी है। वायनाड में बीजेपी ने जहां अपने स्टेट प्रेसिडेंट को राहुल गांधी के सामने उतारा है, तो त्रिवेंद्रम में जहां पर हम मौजूद हैं, यहां पर राजीव चंद्रशेखर जो केंद्रीय मंत्री हैं, वो भी यूपीए सरकार में केंद्रीय मंत्री रहे, शशि थरूर के साथ सामने लड़ रहे हैं। कुल मिलाकर मामला त्रिकोणीय नजर आ रहा है। वहीं अगर केरल में एलडीएफ की बात करें तो पी विजयन लगातार जनसभा रोड शो कर रहे हैं। किसी भी तरीके से कोशिश है कि जिस तरीके से एलडीएफ दोबारा सत्ता में आई थी, कहीं ना कहीं लोकसभा चुनाव में उसका असर मिले, लेकिन उसकी एंटी इनकम्बेंसी भी केरल में देखने को मिल रही है। जी निशांत, आपने जिस तरह से महत्वपूर्ण जानकारियां दी हैं कि 17 सीट अब केरल में ऐसी हैं, 2024 की हम बात कर रहे हैं, 24 के लोकसभा चुनाव में केरल की 20 सीटों में से 17 सीटों पर अगर त्रिकोणीय मुकाबला दिखाई दे रहा है तो ये भारतीय जनता पार्टी के लिए भी, क्योंकि वो तीसरी पार्टी इसमें त्रिकोणीय मुकाबले में मानी जाएगी, तो उसके लिए किस तरह से ये क्या संकेत देते हैं, इस पर भी विश्लेषण करेंगे। हमारे साथ वरिष्ठ पत्रकार भी मौजूद हैं, लेकिन वक्त एक छोटे से ब्रेक का है। आप तीनों ही हमारे साथ बने रहें। एक छोटे से ब्रेक से हम वापस आते हैं, फिर आपसे चर्चा आगे बढ़ाते हैं। आधे बाउल दही में 4 चम्मच MDH चटनी पुदीना मसाला डाला, स्टर करो, पुदीना चटनी तैयार। MDH चटनी पुदीना मसाला। जनादेश में एक बार फिर आप सभी का स्वागत है। हम आज बात कर रहे हैं दूसरे चरण का चुनाव प्रचार 6 बजे थम चुका है। तमाम राजनीतिक पार्टियों ने अपना पूरा दमखम प्रचार में झोंका है। क्या जमीन पे असर है, क्या जमीन पर मुद्दे हैं, इसकी था लेने के लिए हमारे साथ हमारे संवाददाता भी मौजूद हैं, साथ ही साथ राजनीतिक विश्लेषक भी हमारे साथ मौजूद हैं। मदन जी, आप ही के पास आना चाहेंगे अब, क्योंकि जिस तरह से हमें निशांत ने केरल से एक तरह से पूरी तस्वीर पेश की कि कौन कौन से मुद्दे रहे हैं, और अब केरल में इस बार 20 सीटों पर मुकाबला त्रिकोणीय देखा जा रहा है। आप केरल के चुनाव को 2024 में लोकसभा चुनाव के अन्य चुनाव से किस तरह से क्या अलग पाते हैं? अगर आपको अलग लगते हैं तो क्या वजह दिखती है? देखिए, सबसे पहले तो मैं ये कहना चाहूँगा कि बीजेपी जब भी कोई चुनाव लड़ती है तो बड़ी रणनीति के साथ और लड़ती है, और जरा भी उससे हल्के में नहीं लेती है, बहुत मेहनत के साथ लड़ती है, पूरी ताकत उसमें झोंक देती है। चाहे वो चुनाव नगर निगम का हो, चाहे वो विधानसभा का हो, चाहे वो लोकसभा का हो, चाहे वो राष्ट्रपति का चुनाव हो। तो केरल में हमने देखा बीजेपी लगातार वहाँ पे कोशिश कर रही है। ये हर बार विश्लेषक ये कहते थे कि बीजेपी को वहाँ कोई फायदा नहीं होगा, लेकिन बीजेपी ने इससे कतई हिम्मत नहीं आ रही, वो लगातार वहाँ पे केरला में कोशिश कर रही है। 1984 में बीजेपी के पास केरला में सिर्फ 1.5% वोट हुआ करता था, लेकिन वो धीरे धीरे बढ़ते 2019 में वो वोट परसेंट बीजेपी का 13% तक वहां पहुंच गया। तो ये दर्शाता है कि बीजेपी किसी चीज को हल्के में लेती है और किस प्रकार मेहनत करती है। इस बार इन पिछले 5 सालों में 2019 से अगर 2024 के बीच की बात करें तो बीजेपी ने वहां पर काफी मेहनत की है। प्रधानमंत्री ने बड़े पैमाने पर दौरे किए हैं, केरल को लेकर कई योजनाएं शुरू की गई। केरल ही नहीं, दक्षिण के सारे स्टेट पर फोकस किया गया। इसलिए जैसा कि अभी नितिन ने बताया भी कि वहाँ पर 17 सीटों पर बीजेपी मुकाबले में है, अच्छे मुकाबले में, त्रिकोणीय मुकाबले में है, और 2-3 सीटें तो ऐसी हैं जो त्रिवेंद्रम और 1-2 और सीटें हैं जहाँ पर बीजेपी अच्छी फाइट दे रही है। तो मुझे ये लगता है कि जो एक असंभव कार्य होता था, कभी कर्नाटका को लेकर भी यही कहा जाता था, कर्नाटका में बीजेपी पिछले चुनाव में बहुत अच्छी स्थिति में थी, तेलंगाना में बीजेपी के पास सीटें हैं, इस बार बहुत अच्छा प्रदर्शन करने की उम्मीद है। तो मुझे लगता है कि बीजेपी का न सिर्फ इस बार केरला में खाता खुलने जा रहा है, बल्कि वो एक अच्छी संख्या के साथ खुलने जा रहा है, जो हमें जब चुनाव में नतीजा आएंगे तो वो नजर आएगा। मदन मोहन जी, हमने हमेशा देखा केरल में विधानसभा चुनाव में एक टर्म एलडीएफ को, दूसरा टर्म यूडीएफ को, इस तरह से केरल की विधानसभा की राजनीति रही है। लेकिन क्या आपको लगता है कि 2024 के लोकसभा चुनाव में जिस वायनाड सीट को राहुल गांधी ने एक तरह से अपनी साख को बचाने के लिए इस्तेमाल किया था, वहां पर अब वाम दलों ने भी किसी तरह का समझौता नहीं करा, कोई रियायत नहीं बरती है, और कांग्रेस के लिए एक और बड़ी चुनौती दे दी है वायनाड से एनी राजा को उतार कर। तो ये भी क्या कहीं आपको मतभेद, अंतर्विरोध क्या दिखता है इसमें?
देखिए, ये तो बात बिल्कुल निश्चित रूप से सही बात है कि जैसे बीजेपी और कांग्रेस का मुकाबला है, तो जाहिर सी बात है कांग्रेस को बीजेपी से लड़ना चाहिए और बीजेपी को कांग्रेस से लड़ना चाहिए, लेकिन कांग्रेस वहां लेफ्ट पार्टी के साथ लड़ रही है अगर मोटे तौर पर देखा जाए तो। दूसरी तरफ लेफ्ट एक इंडिया गठबंधन का हिस्सेदार भी है, लेकिन वहां पर कोई समझौता नहीं हो पाया। ये दर्शाता है कि इंडिया गठबंधन के भीतर कितना अंतर्विरोध है। तो अगर कांग्रेस वो सीट छोड़ने को तैयार नहीं थी तो हो सकता है लेफ्ट पीछे हट जाता, लेकिन लेफ्ट भी पीछे हटने को तैयार नहीं हुआ। तो ये एक तो इंडिया गठबंधन की जो आंतरिक रणनीति है ये उसकी कमजोरी को दर्शाता है। दूसरा ये दर्शाता है कि एक जो कांग्रेस की प्लानिंग है, कांग्रेस एक सुरक्षित सीट की तलाश में केरल पहुंची है, तो दूसरा उसको दर्शाता है। जहां तक बीजेपी के वहां पर मुकाबले की बात है, ठीक है, बीजेपी ने कैंडिडेट उतारा, अच्छे मुकाबले में है, लेकिन हमें ध्यान रखना होगा केरल में 45% माइनॉरिटी वोट हैं और बीजेपी ने, ऐसा नहीं है कि बीजेपी को माइनॉरिटी के लोग वोट नहीं करते, माइनॉरिटी के बीच भी बीजेपी ने काम करने की कोशिश की है, खासकर केरल में क्रिश्चियन के बीच बीजेपी ने काफी काम किया है। तो कोशिश ये है कि जो वहां पर 22-23% क्रिश्चियन वोट हैं उसमें बीजेपी कोई अच्छा समर्थन, एक अच्छा मतदाताओं का एक आकर्षण अपनी तरफ करने में सफल हो। और मुझे लगता है कि काफी जो काम किया उसका नतीजा वहां निकलना चाहिए। अगर बीजेपी वहां पे अल्पसंख्यक वोटों में कुछ हद तक सेंध लगाने में कामयाब रहती है तो मुझे लगता है कि कई सीटों पर नतीजे चौंकाने वाले देखने को मिलेंगे। जी, ये जो आपने बात कही है ये देखना दिलचस्प होगा। 26 तारीख को मतदान होना है, सभी 20 सीटों पर होना है केरल में, और 4 जून को नतीजे आएंगे। जिस तथ्य को उन्होंने कहा है कि क्या भारतीय जनता पार्टी अल्पसंख्यक मतों में सेंध लगाने में कामयाब हुई है, इसका खुलासा 4 जून को ही होगा। लेकिन 26 को चुनाव है 20 सीटों पर। वक्त एक छोटे से ब्रेक का है। ब्रेक के बाद अपनी चर्चा को आगे बढ़ाएंगे, बात करेंगे असम में भी दूसरे चरण के चुनाव में किस तरह के मुद्दे हैं, किस तरह के राजनीतिक समीकरण हैं। जीरा से प्यास बुझाएं, डाइजेशन के लिए मस्त, शरीर में नमक पानी का बैलेंस बनाए। सिप सिप जीरा सिप इंडीज का जर्नी और जीरा सिप। एक बार फिर आप सभी का स्वागत है जनादेश में। जनादेश में सीधे हम रुख करेंगे अपने साथी संवाददाता निशांत सौरभ का, जो इस समय असम में मौजूद हैं। निशांत, दूसरे चरण के चुनाव के लिए किस तरह से मुद्दे, या फिर यूं कहें कि इन सीटों पर मुकाबलों को कैसा आप देखते हैं? जी देखिए रितु, पहले चरण में असम की 5 सीटों पर मतदान हो चुका है। दूसरे चरण में 5 सीटों पर मतदान होना है। इनमें से 4 सीटों पर पिछले चुनाव में बीजेपी के उम्मीदवार जीते थे, यानी बीजेपी के सांसद हैं। एक सीट नौगांव, जहां पर हम इस वक्त खड़े हैं, वहां पर प्रद्युत बरगोहेन जो है बरदोलई, वो यहां पर चुनाव जीते थे। तो कांग्रेस की 1 सीट है और 4 सीट बीजेपी की है। तो इस बार की जो लड़ाई है ये काफ़ी दिलचस्प है, क्योंकि ये जो नौगांव सीट है वहाँ पर 1999 के बाद से लगातार बीजेपी जीतती आई थी, लेकिन पिछले चुनाव में कांग्रेस के कैंडिडेट जीत गए थे, क्योंकि AIUDF यानी ऑल इंडिया यूनाइटेड डेमोक्रेटिक फ्रंट ने यहाँ से अपना कैंडिडेट खड़ा नहीं किया था। इस बार AIUDF का कैंडिडेट भी यहाँ पर खड़ा है, जिस वजह से कांग्रेस के लिए यहाँ पर मुश्किल हो सकती है और कांग्रेस के लिए ये सीट जीतना मुश्किल हो सकता है। उसके अलावा करीमगंज सीट, जो कि वो भी मुस्लिम बहुल्य सीट है, वहाँ पर भी त्रिकोणीय मुकाबला है। बीजेपी का वहाँ पर सिटिंग MP है और मुकाबला कांग्रेस और AIUDF के बीच है। तो कांग्रेस के लिए अपनी ये सीट बचा पाना मुश्किल है, और कांग्रेस के लिए मुश्किलें और भी है। एक तो AIUDF की चुनौती तो है ही, उसके अलावा कांग्रेस की अंदरूनी चुनौती भी है, क्योंकि 2021 का जो विधानसभा चुनाव हुआ था उसमें कांग्रेस के 29 विधायक चुने गए थे, उनमें से 6 विधायक पार्टी छोड़ चुके हैं। अब केवल 23 विधायक कांग्रेस के साथ बचे हैं। कांग्रेस के जो वर्किंग प्रेसिडेंट थे असम प्रदेश के, राणा गोस्वामी, वो पार्टी छोड़ चुके हैं। कई पूर्व सांसद मंत्री पार्टी छोड़ चुके हैं। तो कांग्रेस के अंदर का जो आपसी घमासान है वो थमने का नाम नहीं ले रहा है, और काफ़ी लोग पार्टी छोड़कर बीजेपी में शामिल हो रहे हैं। और असम के मुख्यमंत्री हेमंत बिस्वा शर्मा ने भी कुछ दिन पहले कहा था कि अगर कांग्रेस पार्टी से इस तरह नेता छोड़कर जाते रहे तो अगले विधानसभा चुनाव तक हो सकता है कांग्रेस पार्टी ही डिसअपियर ना हो जाए असम में। तो ये चुनौती है। अगर मुद्दों की बात करें तो जो सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट है वो तो है ही, उसके अलावा यूनिफॉर्म सिविल कोड का भी मुद्दा है। असम के मुख्यमंत्री ने साफ तौर पर कहा है कि उत्तराखंड और गुजरात के बाद असम की बारी है, तीसरा प्रदेश होगा जहां पर UCC को लागू किया जाएगा। पहले ही असम की कैबिनेट ने जो मुस्लिम विवाह और तलाक पंजीकरण अधिनियम जो है उसको
रद्द कर दिया है कैबिनेट ने। तो इसको लेकर भी एक विपक्षी दलों का कहना है कि एक वोटों की पोलराइजेशन करने की एक सरकार की कवायद है, एक ये भी मुद्दा है। उसके अलावा बीजेपी जो नॉर्थ ईस्ट का जो विकास पिछले 10 सालों में हुआ है जी। उसको काफ़ी हाईलाइट कर रही है, क्योंकि बीजेपी का ये कहना है कि पिछले 10 साल के दौरान जिस तरह से नॉर्थ ईस्ट का विकास हुआ है, असम का विकास हुआ है, वैसा पहले कभी नहीं हुआ। और नॉर्थ ईस्ट जिसको कि एबेंडेंट रीजन से उसको एबेंडेंट यानी कि पहले उसको छोड़ दिया गया था और अब वो एबेंडेंट रीजन हो गया है। यहाँ पर संसाधनों की काफ़ी प्रचुरता है और काफ़ी तेज़ी से यहाँ पर इंफ्रास्ट्रक्चर का विकास हो रहा है। और नॉर्थ ईस्ट को पूरे गेटवे टू द ईस्ट यानी पूर्व का प्रदेश द्वार बना दिया गया है। इंफ्रास्ट्रक्चर के अलावा अगर एजुकेशन की बात करें तो असम में 14,000 करोड़ से अधिक हायर एजुकेशन पे इन्वेस्ट किया जा चुका है पिछले 10 साल के दौरान। बिल्कुल। तो निशांत, असम का बड़ा मुद्दा अगर हम बात करें और असम में जो विकास हुआ है जी, असम का विकास का मुद्दा सबसे बड़ा है। हालांकि राजनीतिक पार्टियां जिस तरह से निशांत बता रहे थे मोहन जी कि दो बड़े मसले और हैं, सीएए है, यूनिफॉर्म सिविल कोड भी है। तो कौन सा मसला ज्यादा भारी पड़ता असम के पूरे विकास, अगर 10 साल में हम देखें तो पूर्वोत्तर में जो परिवर्तन है उसको आंकते हुए आप किस तरह से असम की इन 7 सीटों पे दूसरे चरण के चुनाव को देख रहे हैं? वो एक तो नॉर्थ ईस्ट के विकास को लेकर पिछले 10 सालों में जो काम हुआ है तो वो एक बड़ा इशू है जिसको जनता के बीच समझाने में, जनता के वोट को लेने में वो बड़ा महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। मुद्दे तो ऐसे बहुत होते हैं, जैसे सीए को लेके एक बार हमने देखा था 2019 से पहले वहां विरोध हुआ था, लेकिन इस बार जब सीए लागू हुआ तो असम में उसका कहीं कोई विरोध ऐसा नहीं देखा गया। तो इससे लगता है कि सरकार जो सीए के प्रावधान है वो जनता को क्लियर कट समझाने में, सही तरीके से समझाने में कामयाब रही है। रही बात यूसीसी की, तो यूसीसी कुछ राज्यों में आज लागू है, उत्तराखंड ने भी लागू किया, तो मुझे लगता है कि देर सवेर देश के बाकी हिस्सों में इसे राज्यवार लागू होना ही है। तो यूसीसी भी एक जनता के लिए, आम जनता के लिए, वोट के लिए बहुत बड़ा मुद्दा मेरे विचार से नहीं है। तो किसी वर्ग विशेष के लिए मुद्दा हो सकता है, लेकिन जहां तक अगर हम लोकसभा चुनाव की बात करें तो बहुत बड़ा इसको कम से कम इस चुनाव में वहां असम में नजर नहीं आएगा। लेकिन असम में एक अभी 2 साल पहले ही सीटों का परिसीमन हुआ है, लोकसभा सीटों का परिसीमन हुआ है, और उस परिसीमन के बाद से पहली बार वहां लोकसभा चुनाव हो रहे हैं। मुझे लगता है इस परिसीमन के होने से सीटें बहुत कटी हैं और नई सीटें बनी हैं। इस सीट का हिस्सा दूसरी जगह चले गया, दूसरी सीट का हिस्सा इधर चले गया। तो इसका असर कहाँ क्या पड़ता है, या किसी दल विशेष को पड़ता है, सभी को पड़ता है? मुझे लगता है दल विशेष को असर पड़ेगा तो सभी को पड़ेगा। ये एक चैलेंज है, लेकिन ये चैलेंज किसी एक दल के लिए नहीं, करीब करीब सभी दलों के लिए है, क्योंकि सबकी सीटें विभाजित हुई, कई के नाम भी चेंज हुए, किसी के एरिया भी बदले। बिल्कुल 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 मोहन जी, ये चरण दोनों ही सभी दलों के लिए बेहद चुनौतीपूर्ण है। निशांत सौरभ आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद असम से हमारे साथ नौगांव से जुड़ने के लिए। निशांत राय आपका भी केरल तिरुवनंतपुरम से हमारे साथ जुड़ने के लिए बहुत धन्यवाद। मोहन जी आप हमारे साथ बने रहिएगा, वक्त एक छोटे से ब्रेक का है, ब्रेक के बाद लौटेंगे तो और चर्चा होगी दिन भर के चुनाव प्रचार पर भी और आने वाले चरणों को लेकर भी। अब छोलिया हो या लोबिया, सफेद चने या काले चने, सब कुछ मजेदार बने। और दूसरे चरण का चुनाव प्रचार आज शाम 6 बजे थम चुका है। लगातार चुनाव प्रचार में जिस तरह से राजनीतिक पार्टियां आरोप प्रत्यारोप भी कर रहे हैं, साथ ही साथ कुछ नए ऐसे बड़े मुद्दे सामने आ गए हैं। दूसरे चरण के चुनाव के मतदान से पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का धुआंधार प्रचार जारी है। सरगुजा की रैली में पीएम ने जहां देश की जनता से कांग्रेस के अर्बन नक्सली चेहरे से सचेत रहने की अपील की, तो सागर की जनसभा में पीएम ने कांग्रेस की लूट पर निशाना साधा। वहीं बैतूल की जनसभा में पीएम ने कहा कि 10 साल में हुआ काम ट्रेलर है। अभी कुछ मीडिया रिपोर्ट में आया है कि मोदी बार बार पूछ रहा है कि भाई बताओ तुम्हारा नेता कौन, किसको सुपुर्द करे। तो बोलते हैं उन्होंने फॉर्मूला बनाई है, उन्होंने फॉर्मूला बनाई है कि कौन प्रधानमंत्री बनेगा। कहा जा रहा है कि ये लोग 1 ईयर 1 PM फॉर्मूला बना रहे हैं, यानी 1 साल 1 PM, दूसरे साल दूसरा PM, तीसरे साल तीसरा PM, चौथे साल चौथा PM, 5वें साल 5वां PM। बताओ भाई क्या होगा देश का,
क्या होगा? क्या होगा मुझे बताइए? देश बचेगा क्या? आपका सपना बचेगा क्या? आपके बच्चों का भविष्य बचेगा क्या? सरगुजा से भोपाल तक, सागर से बैतूल तक प्रधानमंत्री के निशाने पर रहा कांग्रेस का भ्रष्टाचारी पंजा, कांग्रेस की घोटालेबाज सरकार, सत्ता के लालच में फंसी कांग्रेस और उसके देश विरोधी मंसूबे। चुनावी मैदान में ये आरोप हैं कांग्रेस पर प्रधानमंत्री के। उन्होंने वोट बैंक की राजनीति के लिए नक्सलियों को शहीद बताने वाली कांग्रेस पर तीखा वार किया। छत्तीसगढ़ के सरगुजा की जनसभा में प्रधानमंत्री ने देश की जनता से आग्रह किया कि वे कांग्रेस के अर्बन नक्सली चेहरे से सचेत रहें। आज भाजपा सरकार आतंकवाद और नक्सलवाद के विरुद्ध कड़ी कार्रवाई कर रही है, लेकिन कांग्रेस क्या कर रही है? कांग्रेस हिंसा फैलाने वालों का समर्थन कर रही है। इतना ही नहीं, जो लोग निर्दोषों को मारते हैं, लोगों का जीना हराम कर देते हैं, पुलिस पे हमला करते हैं, सुरक्षा बलों पर हमला करते हैं, अगर वो मारे जाएं तो एक कांग्रेस वाले उनको शहीद कहते हैं। जब आप ऐसे लोगों को शहीद कहते हो ना, तो इस देश के शहीदों का, वीरों का अपमान करते हो। इसी कांग्रेस की सबसे बड़ी नेता आतंकवादियों के मारे जाने पर आंसू बहाती है। ऐसी ही करतूतों के कारण कांग्रेस देश का भरोसा खो चुकी है। कांग्रेस का मैनिफेस्टो मुस्लिम लीग के प्रभाव में है। वह पूरे देश में धर्म के आधार पर आरक्षण लागू करने का इरादा रखती है। प्रयास आरक्षण को लूटने का है। प्रधानमंत्री ने कहा कि कांग्रेस की इसी लूट पर ताला लगाना है, इसलिए 400 पार की बात कही जा रही है। 2009 का चुनाव हो या फिर 2014 का चुनाव, अपने घोषणा पत्र में दोनों बार कांग्रेस ने धर्म के आधार पर आरक्षण का वादा किया। कांग्रेस की तैयारी है कि एससी, एसटी, ओबीसी का 15% कोटा काट दिया जाए और फिर धर्म के आधार पर आरक्षण लागू हो। पिछली बार कर्नाटका में जब कांग्रेस की सरकार थी तो उसने धर्म के आधार पर रिजर्वेशन दिया था। पैतृक संपत्ति पर टैक्स, संपत्ति का सर्वे कराने का कांग्रेसी मैनिफेस्टो, माताओं बहनों के गहनों की बंदर बांट, ये है कांग्रेस की असली मंशा। प्रधानमंत्री ने कहा कि कांग्रेस भावी पीढ़ियों का हक आज ही लूट लेना चाहती है। अब कांग्रेस ने देश के लोगों की संपत्ति छीनकर उसे भी अपने वोट बैंक को मजबूत करने की तैयारी शुरू की है। अगर किसी के पास एक से ज्यादा गाड़ी, एक से ज्यादा मोटरसाइकिल, एक से ज्यादा घर होगा तो कांग्रेस कहती है कि हम ऐसा कानून बनाएंगे कि आपका जो एक से अधिक है वो कांग्रेस की सरकार छीन लेगी, जब्त कर लेगी। भारत माता की स्पष्ट तौर पर बात संविधान की हो या सनातन की, संपत्ति का सर्वे हो या आरक्षण का मुद्दा, संस्कृति हो या देश की सुरक्षा, कांग्रेस सिर्फ सत्ता के लिए चुनाव में है। कांग्रेस का इरादा विकसित देश नहीं बल्कि देश को कमजोर करने वाली ताकतों के साथ सांठगांठ करना है। प्रधानमंत्री ने ये सभी आरोप चुनावी मैदान में कांग्रेस पर लगाए हैं।
कुमार आलोक और मिलेश और अजीत के साथ ब्यूरो रिपोर्ट डीडी न्यूज। तो प्रधानमंत्री ने कांग्रेस पर बड़ा हमला, मध्यम वर्ग की संपत्ति पर है नजर कांग्रेस की। वहीं साथ साथ एक और बड़ी खबर आ रही है कि कन्नौज से खुद अखिलेश यादव अब चुनाव लड़ेंगे। हम जानते हैं कि 48 घंटे भी नहीं बीते हैं, तेज प्रताप यादव के टिकट की घोषणा की गई थी, लेकिन अब जो खबर आ रही है, अखिलेश यादव कन्नौज से कल खुद नामांकन भरेंगे। कन्नौज लोकसभा सीट से अखिलेश यादव खुद चुनावी ताल ठोकेंगे। समाजवादी पार्टी ने इस सीट से 2 दिन पहले ही तेज प्रताप यादव को उम्मीदवार घोषित किया था, लेकिन 48 घंटे में ही तेज प्रताप को हटाने की नौबत आ गई है। आखिर ऐसा क्या हुआ है कि अखिलेश यादव ने खुद तय किया अब कन्नौज से चुनाव लड़ने के लिए? हमारे साथ विशेष मेहमान मोहन जी मौजूद हैं। मोहन जी, किस तरह से आप देखते हैं समाजवादी पार्टी? आशुतोष शुक्ला हमारे साथ मौजूद हैं। आशुतोष, ये बड़ा बदलाव को किस तरह से देख रहे हैं? 48 घंटे भी नहीं बीते हैं, तेज प्रताप के टिकट को काट के अखिलेश यादव ने खुद तय किया है कि वो अब कन्नौज से चुनाव लड़ेंगे। देखिए ऋतु, 80 सीटें हैं उत्तर प्रदेश में और 80 सीटों में 63 सीटों पर अपने गठबंधन के साथ जो है समाजवादी पार्टी मैदान में है। पहले चरण के चुनाव से लेकर के कन्नौज तक की जो यात्रा इसकी रही है, केवल 3 सीटें अभी बची हुई हैं जिन पर कैंडिडेट इनको घोषित करना है, लेकिन हमेशा चुनाव में उम्मीदवार कौन होगा, किस तरह से उम्मीदवार होंगे, इसको लेकर के कहीं न कहीं बड़ा संशय, बड़ी उहापोह की स्थिति जो है समाजवादी पार्टी में बनी रही है। और जबकि 48 घंटे पहले तेज प्रताप यादव को जो है टिकट दिया गया, जो कि लालू प्रसाद यादव के दामाद भी हैं, और उसके उनको 48 घंटे बाद ही बदल करके स्वयं जो है कल नामांकन करने की घोषणा किया जाना निश्चित रूप से कहीं न कहीं अप्रत्याशित इस बात को लेकर के लगता है कि कहीं न कहीं उसको संशय दिखाई दे रहा है कि किस तरीके से कन्नौज की सीट को बचाया जा सके। जबकि भारतीय लोकतंत्र के इतिहास में वो नामी गिनी चुनी कुछ ऐसी सीटें हैं, कुछ ऐसे लोग हैं जो कि निर्विरोध जो है चुनाव लोकसभा का लड़ करके चुन करके लोकसभा में पहुंचे थे। उसमें डिम्पल यादव जो है अखिलेश यादव की पत्नी थी, वो उस वक्त जो है उनके खिलाफ कोई कैंडिडेट नहीं था और जिसको लेकर के वो निर्विरोध वहां से चुनी गई थी। उसके बाद लगातार जो है कन्नौज से जो है कहीं न कहीं नाता जो है अखिलेश यादव और डिम्पल यादव ने अपना बनाए रखा था। तेज प्रताप यादव भी उन्हीं के परिवार के थे। किन कारणों और किन परिस्थितियों में जो है वो लोकसभा का चुनाव लड़ रहे हैं, ये कहीं न कहीं खोज का जरूर विषय है। लेकिन इतना तो तय है कि अभी तक जो बातें थी, जब से तेज प्रताप यादव को टिकट मिला हुआ था तब से ये कहा जा रहा था कि उत्तर प्रदेश में नेता प्रतिपक्ष का जो पद है उसको अखिलेश यादव नहीं छोड़ना चाहते हैं। साथ ही वो जो है अपने इस पद को बरकरार रखते हुए संपूर्ण 63 सीटों पर अपना ध्यान लगाना चाहते हैं और इसको जोरदारी के तरीके से लड़ाना चाहते हैं। लेकिन जो ध्यान दिखाई देता है समाजवादी पार्टी का, वो सिर्फ उसकी जो उम्मीदवारों की सूची है उसके हेरफेर को लेकर के दिखाई देता है। तो रीति कहीं न कहीं चौंकाने वाला जरूर है कि कन्नौज से कल उम्मीदवारी का परिचय जो है राष्ट्रीय अध्यक्ष समाजवादी पार्टी के अखिलेश यादव भरेंगे और वो यह निर्णय जो है उन्होंने लिया है। तो निश्चित रूप से कहीं न कहीं जो है कन्नौज को लेकर के उनके मन में संशय था और उस संशय को दूर करने को लेकर के वो फिर से एक बार चुनावी मैदान में है। जी मोहन जी भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। आशुतोष, आप बने रहिएगा हमारे साथ। मोहन जी, क्या रणनीति दिखाई देती है? संसद तक का सफर तय करना अखिलेश यादव का, कन्नौज से एक बार टिकट दे चुकने के बाद, और हम ये भी देखते हैं कि तेज प्रताप यादव जिनको टिकट दिया गया वो कोई सिर्फ उम्मीदवार नहीं है, सैफई परिवार के हिस्से भी हैं वो, और फिर एक बार टिकट देने के बाद इस पर जो यूटर्न लिया गया है, इसके पीछे की रणनीति क्या दिखाई देती है? देखिए, मुझे लगता है कि दो चीजें इसमें हैं। एक तो इस बार सपा ने पहले भी टिकट बदले हैं, मुरादाबाद, रामपुर और कई जगह टिकट बदले हैं, तो ये दर्शाता है कि वो बार बार अपनी रणनीति को चेंज कर रहे हैं। तो उन्हें लगता है कि कैसे बेहतर किया जाए, कैसे बहुत अच्छा परफॉर्मेंस करने की कोशिश में बार बार अपनी रणनीति चेंज कर रहे हैं। दूसरा, ये बात आई थी कि अखिलेश जी चुनाव नहीं लड़ेंगे, तो अब वो खुद चुनाव लड़ रहे हैं। तो मुझे लगता है इसके पीछे सबसे बड़ा मैसेज ये है कि अगर वो चुनाव नहीं लड़ते हैं तो उनके प्रदेश में कार्यकर्ताओं में ये संदेश जाएगा कि पार्टी ने अभी से हार मान ली है। तो इसलिए एक संदेश देने के लिए, अपने कार्यकर्ताओं को एक मैसेज देने के लिए वो खुद भी मैदान में आए हैं। मुझे लगता है कि एक दबाव के चलते उन पर दबाव बन रहा है कि उनको खुद भी मैदान में आना चाहिए, ताकि कार्यकर्ता मजबूती से चुनाव में मेहनत कर सकें और एक अच्छा मैसेज आए कि हमारा लीडर हमारे साथ खड़े हैं। वो बड़े लीडर हैं, निश्चित रूप से यूपी के बड़े लीडर हैं, अपने पार्टी के बड़े लीडर हैं, सबसे बड़े लीडर हैं। तो यही एक कारण मुझे लगता है कि वो अपने कार्यकर्ताओं में एक उत्साह
फूकना चाहते हैं, एक जान फूकना चाहते हैं, खुद वो मैदान में डट के रहना चाहते हैं। ऐसा नहीं है कि नेता अगर वो चुनाव जीत भी जाते हैं कि नेता प्रतिपक्ष का पद छोड़ देंगे, वो नहीं छोड़ेंगे, बाद में वो सीट से इस्तीफा दे देंगे, ये संभावना भी ज्यादा है। लेकिन वो सिर्फ ज्यादा से ज्यादा नंबर गेन करने के, अभी एक इंटरव्यू में किसी ने पूछा था उनसे आप कितनी सीटें जीत रहे हैं, तो उन्होंने कहा हमारा पार्टी और गठबंधन 80 में से 79 सीटें जीत जाएंगी। तो मुझे लगता है कि अब इसी बात को सार्थक दिखाने के लिए खुद भी मैदान में उतरे हैं। जी, 80 सीटों में से कितनी सीटें पाती है समाजवादी पार्टी, ये तो दिलचस्प होगा जानना, क्योंकि 7 चरणों के चुनाव के बाद पता चलेगा। लेकिन बदलती रणनीतियों में कन्नौज सीट भी अब शामिल हो गई है। हमने देखा लोकसभा चुनाव में लगातार एक तरह से उम्मीदवारों के चयन में एक के बाद एक कई सीटें आई जिसमें समाजवादी पार्टी ने अपने टिकट बदले हैं। उसमें बदायूं, मेरठ, मुरादाबाद, मिश्रिख, गौतम बुद्ध नगर, ये तमाम वो सीटें हैं जिस पर सोच विचार के एक टिकट और फिर दूसरा टिकट दिया गया। कन्नौज भी उसी में शामिल हो गई है। बहुत बहुत धन्यवाद आशुतोष आपका भी, और मदन मोहन जी आपका भी हमारे साथ जुड़ने के लिए, विश्लेषण के लिए भी धन्यवाद। तो एक तरफ दूसरे चरण के लिए प्रचार थम चुका है, तो तीसरे चरण का प्रचार जारी है। बीजेपी समेत एनडीए में शामिल दलों के दिग्गज नेता के अलग अलग हिस्सों में चुनाव प्रचार में जुटे हैं, तो वहीं पार्टी प्रवक्ता और नेता अलग अलग मुद्दों पर विपक्ष पर हमलावर हैं। दूसरे चरण के प्रचार के खत्म होने के साथ ही अब तीसरे और बाकी चरणों के लिए प्रचार अभियान ने जोर पकड़ लिया है। सभी दलों की ओर से चुनाव प्रचार लगातार तेज होता जा रहा है। तमाम राजनीतिक दल मतदाताओं को अपने पक्ष में करने के लिए एड़ी चोटी का जोर लगा रहे हैं। भाजपा अध्यक्ष जेपी नड्डा ने बिहार में चुनाव प्रचार की बागडोर संभाली। उन्होंने खगड़िया और मधुबनी में जनसभाओं को संबोधित करते हुए कहा कि ये इंडी अलायंस केवल भ्रष्टाचारियों का जमावड़ा है। एक तरफ मोदी जी कहते हैं कि भ्रष्टाचार हटाओ, दूसरी तरफ ये घमंडिया गठबंधन बोलता है कि भ्रष्टाचारियों को बचाओ। ये परिवार वाली पार्टियों का जमावड़ा है और भ्रष्टाचारी पार्टियों का जमावड़ा है। हर तरीके से भ्रष्टाचार करने वाले लोग। आप बताइए, आज राहुल गांधी बेल पर हैं, सोनिया गांधी बेल पर हैं, चिदम्बरम बेल पर है, कार्तिक चिदम्बरम बेल पर है, संजय सिंह बेल पर है, हमारे लालू प्रसाद यादव बेल पर हैं, इनके परिवार के लोग बेल पर हैं, टीएमसी के नेता बेल पर हैं, डीएमके के नेता बेल पर हैं, ये सब लोग बेल पर हैं। इसके अलावा पार्टी के वरिष्ठ नेता राजनाथ सिंह आंध्र प्रदेश के विशाखापट्टनम में और अनकापल्ली में एनडीए उम्मीदवारों के प्रचार के लिए पहुंचे। इस दौरान उन्होंने कांग्रेस के घोषणा पत्र को आड़े हाथों लेते हुए कहा कि यह देश की एकता अखंडता को प्रभावित करने वाला विचार है, क्योंकि इसमें देश के लिए बहुत भयावह स्थिति होगी। इस बार के मैनिफेस्टो में फिर कांग्रेस ने सरकारी नौकरियों में रिलीजियस माइनॉरिटीज के लिए रिजर्वेशन का संकेत दिया है। इस बार के उसमें जो ये लागू किया तो उसमें आर्म्ड फोर्सेस को भी उसके दायरे में यह ले सकता है। यह देश की यूनिटी और इंटीग्रिटी को प्रभावित करने वाला यह थॉट है। इससे मैं समझता हूं समस्त देशवासियों को सजग रहने की जरूरत है। भाजपा के वरिष्ठ नेताओं के साथ साथ भाजपा शासित राज्यों के मुख्यमंत्रियों ने भी चुनाव प्रचार में ताकत झोंक दी है। गुजरात के मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल ने झारखंड में प्रचार अभियान को धार देते हुए जनसभा को संबोधित किया। इस मौके पर उन्होंने कहा, मुझे विश्वास है कि अब की बार 400 पार के लक्ष्य को पूरा करने में यहां की जनता संपूर्ण समर्थन और आशीर्वाद पीएम मोदी को देगी। मोदी सरकार विकास की गारंटी वाली सरकार है। मोदी साहब ने तो गारंटी पूरी होने की भी गारंटी दी है। इस बीच महाराष्ट्र की बिड लोकसभा सीट से भाजपा उम्मीदवार पंकजा मुंडे ने अपना नामांकन दाखिल किया। उन्होंने इस मौके पर अपनी जीत का दावा किया। वहीं दूसरी ओर पोरबंदर लोकसभा सीट से भाजपा उम्मीदवार मनसुख मंडाविया ने धोराजी विधानसभा की उपलेटा जिला पंचायत सीट पर चुनाव प्रचार किया। इसके अलावा ओडिशा के संभलपुर से भाजपा उम्मीदवार धर्मेंद्र प्रधान ने अंगुल में रोड शो किया। वहीं अमेठी से भाजपा की उम्मीदवार स्मृति ईरानी ने जगह जगह जाकर प्रचार किया और कहा कि कांग्रेस इतना डर चुकी है कि वो अभी तक अमेठी से उम्मीदवार की घोषणा नहीं कर पाई है। जनादेश डेस्क, डीडी न्यूज।
और जनादेश में वक्त एक छोटे से ब्रेक का है। आज दही बड़ा खाने का मन है। वाह क्या स्वाद! असली स्वाद तो MDH दही बड़ा रायता मसाले से ही आता है। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने कांग्रेस पर तुष्टीकरण की राजनीति का आरोप लगाया है। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री मोहन यादव का कहना है कि कांग्रेस का मैनिफेस्टो खास वर्ग के लोगों के लाभ के लिए है। संविधान बचाने की बात कहने वाली कांग्रेस देश के लोगों को डरा रही है। चुनाव प्रचार में कांग्रेस की भाषा समाज को बांटने की है। राजनीति के ऐसे तमाम ज्वलंत मुद्दों पर DD न्यूज संवाददाता नीरज से खास बातचीत की मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री ने। भारतीय जनता पार्टी ने 400 पार का लक्ष्य रखा है और उस लक्ष्य को पाने के लिए तमाम भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता से लेकर मुख्यमंत्री तक जी तोड़ मेहनत कर रहे हैं। इस समय मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री हमारे साथ हैं। सर, 400 पार का लक्ष्य थोड़ा सा बड़ा नहीं है? बिल्कुल बड़ा नहीं। निश्चित रूप से जो माननीय प्रधानमंत्री जी और हमारी भाजपा की पिछली बार की आप याद करें 2014 में जब हमने कहा पूर्ण बहुमत की सरकार बनेगी तब लोगों ने मजाक बनाया था, लेकिन पूर्ण बहुमत की सरकार बनी। फिर हमने कहा 300 पार, तो हमने कहा 300 पार। अब ये हमारी अपनी 5 साल की मेहनत, जनता का विश्वास, संगठन की ताकत, सबका आशीर्वाद, इसका परिणाम है। और इसके लिए जैसे जो विद्यार्थी पूरे साल पढ़ता है उसको मालूम रहता है कि मैं अपने कितने मार्क्स लाऊंगा, तो ये अपना कॉन्फिडेंस। आप देखें, कांग्रेस पार्टी लगातार भारतीय जनता पार्टी पे आरोप भी लगाती रही है, लगातार हमले भी करती है कि संविधान बदल देंगे अगर 400 पार। मतलब क्या सोच है? कांग्रेस ने सदैव डराने की पॉलिटिक्स की है। कांग्रेस का एक सरल तरीका है डराने की कोशिश, डराने के तरीके, जो जिस तरह से डर सकता है। आप बताइए, जिस दिन से उन्होंने कहा धारा 370 हटेगी तो देश में खून की नदियां बह जाएगी, क्या हो गया? किसका बिगड़ गया? कुछ। ईवीएम पर भी सवाल उठाने लगे हैं कि ईवीएम से चुनाव नहीं होने चाहिए। यही नाचने जाने आंगन टेढ़ा उनका स्वभाव है। वो अगर अभी से माहौल बनाने लग गए कि 400 क्यों कह रहे हैं, अरे भाई तुम 500 बोलो ना, आपको किसने रोका है? आपका कॉन्फिडेंस नहीं है, हम क्या करें? हमारी तो तैयारी है, तो जीतेंगे। तो उन्होंने हमने तो पहले ही कहा था कि इनने मैनेज कर लिया है। मैनिफेस्टो में तमाम तरह की बातों का जिक्र कांग्रेस पार्टी ने किया, भारतीय जनता पार्टी ने उसका काउंटर भी किया है। आपको लगता है कि एक तरीके की अलग तरह की राजनीति कांग्रेस पार्टी कर रही है, जो या तो तुष्टीकरण कहें या किसी खास वर्ग को संतुष्ट करने की बात हो? ये कांग्रेस का शुरू से सगल रहा है। वो जब तक वो करेगी खुद। अब जैसे आप बताइए, यूपीए की सरकार पूर्ण मेजोरिटी की थी, मनमोहन सिंह जी प्रधानमंत्री थे, यूपीए की चेयरपर्सन सोनिया जी थी। उन्होंने कहा था कि इस देश के संसाधन पे पहला हक मुस्लिम का रहेगा। नहीं, बड़ी जवाबदारी वाली पद पे बैठ करके ये बात बोलेंगे। फिर उन्होंने कहा हम अभी सर्वे कराएंगे, बस जिनके पास ज़्यादा वापस ले लेंगे। तो ये क्या बात हुई? ये वही बात हुई ना, जिस ढंग आपके मन में क्या भाव है। आप ऐसा क्यों सोचना चाहते हो कि आप सारी चीज़ पर्टिकुलर इस धर्म के लोगों को दे दोगे? तो अब अगर हम उनको कांच दिखाएंगे कि आपने क्या लिखा है, तो वो कहेंगे साहब आपने ऐसा क्यों करो। तो हम क्या कर तो आप ही रहो ना। लेकिन ऐसा करके वो सोचती कि मैं वोट बढ़ा लूंगी, सीट जीत जाएंगे, ऐसा नहीं है। उनका लगातार इसी में ग्राफ गिर रहा है। वो और उनके साथ वालों का एकमात्र उद्देश्य ये इनके इन प्रकार कैसे भी करके सत्ता मिल जाए। दूसरा, खेल की भावना से माननीय मोदी जी चुनाव लड़ रहे हैं, खुला अपनी बात रख रहे हैं, जनता के बीच बात पहुंचा रहे हैं, और उसका रिजल्ट दिख रहा है कि हर बार हमारी सीटें बढ़ती जा रही है, हमारी सरकारें बढ़ती जा रही है, जनता का भरोसा बढ़ता जा रहा है। धन्यवाद। तो ये थे हमारे साथ मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री, जो बता रहे थे कि इस बार भारतीय जनता पार्टी मध्य प्रदेश की सभी सीटों पर चुनाव जीतेगी, और इसके साथ साथ ही विकास एक बड़ा मुद्दा है। जिस तरीके से दूसरे राज्यों में विकास हो रहा है, मध्य प्रदेश भी उसी राह पर आगे चल रहा है। अब चुनावी परिणाम बताएंगे कि भारतीय जनता पार्टी मध्य प्रदेश से कितनी सीटें जीत पाती है। कैमरामैन मोहित उइके के साथ नीरज सिंह, DD न्यूज भोपाल। और वक्त एक छोटे से ब्रेक का है जनादेश में। आज दही बड़ा खाने का मन है। वाह क्या स्वाद! असली स्वाद तो MDH दही बड़ा रायता मसाले से ही आता है। स्वाद से सबको दीवाना कर दे, दीवाना कर दे। पता का चाय, गजब का स्वाद। बहाना नंबर 11, नींद पूरी करने का डे। बहाना नंबर 28, ट्रिप पर जाने का डे। 39, बिंज वॉच ऑल
सीजन्स, 65, घर की सफाई का डे। एक वोट ना डालने से क्या होगा? और सबसे बड़ा बहाना, isn't it a holiday today? हॉलिडे? 101 बहाने हैं वोट ना डालने के, पर इस चुनाव के पर्व में एक ही रीजन काफी है वोट डालने का। वो है हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी, देश और हमारे फ्यूचर के लिए। तो चलो सब मिलकर मनाते हैं इस चुनाव के पर्व को गर्व के साथ। तुम्हें पता है इन्वेस्टर्स के लिए कि इन्वेस्टर प्रोटेक्शन फंड होता है IPF, लेकिन अगर तुम्हारा ट्रेड एक्सचेंज पर एग्जीक्यूट नहीं हुआ या फिर कोई गारंटीड रिटर्न्स वाली स्कीम है तो ये IPF आपकी मदद नहीं कर सकता है। और अगर आपका ब्रोकर ही डिफॉल्टर बन जाए तो फिर IPF आपको कॉम्पेंसेशन दिला सकता है। कहां से सीखा? NSE की साइट पर। सोचकर समझकर इन्वेस्ट कर। आधे बाउल दही में 4 चम्मच MDH चटनी पुदीना मसाला डाला, स्टर करो, पुदीना चटनी तैयार। MDH चटनी पुदीना मसाला। जहां एनडीए नेताओं का प्रचार जारी है तो वहीं इंडिया गठबंधन की ओर से भी तमाम पार्टियों के नेताओं का प्रचार अभियान जारी है। लोकसभा चुनाव के लिए सभी दलों का प्रचार अभियान जारी है। इंडी गठबंधन में शामिल दल भी मतदाताओं को रिझाने में कोई कसर नहीं छोड़ रहे हैं। कांग्रेस की तरफ से राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने कर्नाटक में प्रचार का मोर्चा संभाला तो प्रियंका गांधी वाड्रा केरल में नजर आईं। कुछ दिन प्रचार से दूर रहने के बाद बुधवार को राहुल गांधी भी चुनाव मुहिम में वापसी करते दिखे। उन्होंने महाराष्ट्र में वोट मांगे। प्रियंका गांधी वाड्रा ने वायनाड में प्रचार के अंतिम दिन अपने भाई के चुनाव क्षेत्र में ताकत लगाई। राहुल गांधी द्वारा वायनाड का अच्छा प्रतिनिधित्व करने का दावा करते हुए उन्होंने वोट मांगे। दिलचस्प यह है कि वाम दल इंडी गठबंधन का हिस्सा हैं, लेकिन केरल में एक दूसरे के ही आमने सामने हैं। केरल में इंडी गठबंधन के प्रचार के दौरान आपसी खींचतान भी साफ दिखाई दी। मल्लपुरम में LDF और UDF के कार्यकर्ता अपने अपने रोड शो के दौरान एक दूसरे के आमने सामने आ गए। वहीं राहुल गांधी ने अमरावती की जनसभा में संविधान और लोकतंत्र का मुद्दा उठाया। सोलापुर की जनसभा को संबोधित करते हुए राहुल गांधी ने भाजपा पर हमला बोला। इस देश में जो भी गरीबों को मिला है, जो भी प्रगति हुई है, पिछड़ों को, दलितों को, आदिवासियों को, जो भी गरीब लोगों को मिला है वो संविधान के कारण मिला है। उसका वही कारण है। अगर ये लोग संविधान को खत्म कर देंगे तो हिंदुस्तान में गरीबों के लिए, किसानों के लिए, मजदूरों के लिए कुछ नहीं बचेगा। इस बीच राजद नेता तेजस्वी यादव ने बिहार के पूर्णिया में प्रेस वार्ता करके जीत का दावा किया। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के भाजपा के साथ चले जाने पर निशाना साधते हुए तेजस्वी ने चुनाव को वैचारिक लड़ाई बताया। ध्यान रहे कि पूर्णिया सीट पर कांग्रेस में शामिल हो चुके पप्पू यादव इंडी गठबंधन के उम्मीदवार बीमा भारती के खिलाफ ही चुनाव लड़ रहे हैं। इंडी गठबंधन के सामने प्रभावी चुनाव प्रचार के साथ साथ उम्मीदवारों के नाम तय करने की भी चुनौती है। समाजवादी पार्टी पहले ही कई सीटों पर अपने उम्मीदवार कई बार बदल चुकी है। अब कन्नौज सीट का उम्मीदवार बदले जाने की बात सामने आ रही है। यहाँ सपा प्रमुख अखिलेश यादव खुद चुनाव लड़ सकते हैं। पहले समाजवादी पार्टी ने इस सीट से तेज प्रताप यादव को उम्मीदवार बनाया था। वैसे इटावा में जब पत्रकारों ने अखिलेश से इस बारे में सवाल किया तो उन्होंने सीधे कोई जवाब नहीं दिया। जब नॉमिनेशन होगा तो आपको खुद पता लग जाएगा और हो सकता है नॉमिनेशन से पहले ही आपकी जानकारी होगी। कन्नौज का ऐतिहासिक जीत का है। कन्नौज अलग बात है, लेकिन उससे ज्यादा जो जनता ने मन बनाया है, इंडिया गठबंधन भविष्य बन के आ रहा है। इंडी गठबंधन सहित सभी विपक्षी दल अलग अलग मुद्दों और वादों को लेकर जनता के बीच पहुंच रहे हैं। अब ये देखना दिलचस्प होगा कि जनता इनमें से कितने वादों और बातों पर यकीन करती है। ब्यूरो रिपोर्ट, DD न्यूज। और अक्सर अपने विवादित बयानों के कारण सुर्खियों में रहने वाले ऑल इंडिया यूनाइटेड डेमोक्रेटिक फ्रंट के प्रमुख मौलाना बदरुद्दीन अजमल ने एक बार फिर अटपटा बयान दिया है। अजमल ने कहा है कि इंडी गठबंधन के जीतने पर देश में 700 नए मदरसे खोले जाएंगे। पीएम मोदी पर कटाक्ष करते हुए अजमल ने कहा कि बीजेपी कभी भी 400 सीट जीतने में सफल नहीं होगी।
हमने यूडीएफ ने सिर्फ 3 सीट दिया है और वो तीनों सीट हम जीतेंगे। ओवरऑल मोदी जी जो 400 का सपना देख रहे हैं वो पूरा नहीं होगा। एनडीए इंडिया बहुत ऊपर जाएगी, एनडीए बहुत नीचे आएगी। हम अपनी जगह पे हैं। इलेक्शन जीतने के बाद हम 700 मदरसों को फिर खोलेंगे। और जनादेश में वक्त एक छोटे से ब्रेक का है। गोल्डी छोले मसाले, जहाँ जाए रिश्ते बनाए, जहाँ जाए रिश्ते बनाए, गोल्डी मसाले। तेरी होने वाली मदर इन लॉ कुछ ज्यादा ही ट्रेडिशनल है। ट्रेडिशनल लोग ज्यादा इमोशनल होते हैं। तो भाई साहब अब कोई किसी की लाइफ में आग नहीं लगा पाएगा। समर कूल, जो हर दिल करे कबूल। और आइए अब बात करते हैं लोकसभा चुनाव के दूसरे चरण में कुछ चर्चित क्षेत्रों की। फतेहपुर सीकरी सीट भाजपा कांग्रेस के लिए नाक का सवाल बन गई है। फतेहपुर सीकरी से भाजपा के राजकुमार चाहर चुनावी मैदान में है तो कांग्रेस से रामनाथ सिकरवार किस्मत आजमा रहे हैं। क्या कहते हैं फतेहपुर सीकरी की राजनीतिक समीकरण, देखिए फतेहपुर सीकरी की चुनावी जमीन से हमारे संवाददाता शैलेंद्र मिश्र की ये रिपोर्ट। फतेहपुर सीकरी लोकसभा सीट उत्तर प्रदेश के उन चंद संसदीय सीटों में से एक है जिन पर पूरे देश की निगाह रहती है। 2008 में हुए परिसीमन के बाद फतेहपुर सीकरी लोकसभा सीट अस्तित्व में आई। गौरतलब है कि आगरा के जिला मुख्यालय से 35.7 किलोमीटर की दूरी पर स्थित फतेहपुर सीकरी की स्थापना 1571 में सम्राट अकबर ने मुगल साम्राज्य की राजधानी के रूप में की थी। फतेहपुर सीकरी भारतीय पर्यटक स्थलों में से एक है। यहाँ स्थित बुलंद दरवाजा, जामा मस्जिद, सलीम चिश्ती का मकबरा, जोधाबाई महल, पंच महल सहित कई इमारतें हैं जिसे देखने के लिए दुनिया भर से सैलानी आते हैं। अब बात करें इस बार के लोकसभा चुनाव की तो फतेहपुर सीकरी लोकसभा सीट पर भाजपा प्रत्याशी राजकुमार चाहर, कांग्रेस सपा गठबंधन से रामनाथ सिंह, बसपा से रामनिवास शर्मा चुनाव मैदान में हैं। पिछले लोकसभा चुनाव में इस सीट पर भाजपा के राजकुमार चाहर ने बड़े अंतर से जीत हासिल की थी। इस बार फिर से पार्टी ने उन्हें उम्मीदवार बनाया है। मोदी की गारंटी को अपने काम की गारंटी बताते हुए राजकुमार चाहर इस बार भी जीत का दावा करते नजर आ रहे हैं। बीजेपी उम्मीदवार आप फिर हैं, सांसद हैं, किस तरह से देख रहे हैं अपने लोकसभा क्षेत्र में चुनौतियों को? आप देख ही रहे हैं। देखिए, चुनौती तो किसी प्रकार की नहीं है। भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता, भारतीय जनता पार्टी के जनप्रतिनिधि और आम जनता ये पूरी ताकत के साथ देश के यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय श्री नरेंद्र मोदी जी को तीसरी बार देश का प्रधानमंत्री बनाने के लिए उत्साहित है और ज़बरदस्त तरीके से गांव-गांव जाकर लोगों में एक उमंग का माहौल है। और मैं ये कह सकता हूं कि पिछली बार जो लगभग 5 लाख वोटों से जीत उत्तर प्रदेश में सबसे बड़ी जीत हुई थी, इस बार ये जीत और बढ़ी जाएगी। क्या मुद्दे लेके जा रहे हैं आप जनता के? देखिए, किसान मोर्चा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जी, किसानों के लिए भारतीय जनता पार्टी ने, मोदी जी की सरकार ने बड़े व्यापक काम किए हैं। उत्तर प्रदेश में भी किसानों को ट्यूबवेल को भी जो पैसा लगता था वो भी फ्री करने का काम किया है। यूपी में नलकूपों के लिए अलग बिजली देने का काम किया है। पीएम किसान सम्मान निधि, फसल बीमा योजना, ड्रिप इरिगेशन, अपने जो रेल भी चलाई उसके लिए। और हमारे यहाँ जो सबसे काम बड़ा आगरा में जो हुआ मेरे लोकसभा क्षेत्र में, वो हुआ सदियों से चलाई आ रही थी एक समस्या। आज तक पानी की समस्या का स्थायी हल नहीं हुआ। आज आप देखिए, मोदी जी ने 4000 करोड़ की योजना से हर घर को नल और हर घर को नल से मिलेगा गंगा जल, इतनी बड़ी योजना दी है, तो एक बड़ा ऐतिहासिक काम हुआ है। फतेहपुर सीकरी से कांग्रेस सपा गठबंधन ने रामनाथ सिकरवार को उम्मीदवार बनाया है। रामनाथ सिकरवार के मुताबिक इलाके में विकास की अनदेखी हुई है। उन्होंने कहा कि जनता को उन्हें भरपूर समर्थन मिल रहा है और इस बार नतीजे पूरी तरह से बदले होंगे। रामनाथ जी, किन मुद्दों को उठा रहे हैं आप फतेहपुर सीकरी में? मेरा पर्टिकुलर कोई एक मुद्दा नहीं है। आर्मी में सेवा करने के बाद मैं इस नई दुनिया में आया। वहाँ एक नई दुनिया है। लोकतंत्र की जगह मुझे यहाँ लूट तंत्र मिला। चुनाव के नतीजों को देखें, फतेहपुर सीकरी में राजकुमार चाहर बीजेपी के फिर उम्मीदवार हैं, चुनाव जीते थे, एक बड़ा मार्जिन था, 5 लाख से ऊपर कह रहे हैं कि वो दावा कर रहे हैं कि चुनाव जीता। तो कैसे आपको लगता है कि ये अब जो फासला है वो आप उसे कवर करें? कभी कभी
झूठ सच पे हावी हो जाती है, लेकिन असल में परत खुलती है तो उस झूठ को बड़ी चोट लगती है। पहले झूठ बोल करके इन्होंने बहुत कुछ लोगों को गुमराह किया, अब इनकी झूठ की परत खुल चुकी है। उस समय लोग वोट देंगे झूठ के बहकावे में आकर के, अब इनका पाप का घड़ा फूटने वाला है और जनता समझ चुकी है। अब गाँवों के अंदर अगर पूछने जाओगे, रामनाथ सिकरवार आपने नाम ले दिया, फौजी बाबा नाम ले दिया आपने, लोग आपको मालाओं से लाद देंगे, आपको कंधों पे बिठाएंगे। फतेहपुर सीकरी लोकसभा सीट पर तीसरे चरण में मतदान होना है। नेताओं के सियासी वादों के बीच जनता ने इलाके के विभिन्न मुद्दों और सियासी चेहरों के ढेरों वायदों को लेकर अपनी राय जाहिर की। सुधार हुआ है थोड़ा फतेहपुर सीकरी में, और पहले पानी कमी थी, पानी कमी पूर्ति हो गई थी, सब बात है। और जी घंटाघर बना हुआ सामने 1947 में, अभी चालू नहीं है। फतेहपुर सीकरी में काम तो खैर अच्छा हो रहा है, लेकिन ये कि कोई रोजगार नहीं है। कोई फैक्ट्री होनी चाहिए या कोई बढ़िया कॉलेज होना चाहिए। शिक्षा चिकित्सा कुछ नहीं है यहाँ, ना तो कोई बढ़िया इंटर कॉलेज, ना डिग्री कॉलेज, ना कोई बढ़िया हॉस्पिटल। अब बात करें फतेहपुर सीकरी लोकसभा सीट के इतिहास की, तो इसके अंतर्गत 5 विधानसभा क्षेत्र आते हैं, जिनमें आगरा ग्रामीण, फतेहपुर सीकरी, खेरागढ़, फतेहाबाद और बाह शामिल है। इस सीट पर पहली बार 2009 में चुनाव हुए थे, जिसमें कांग्रेस के राज बब्बर को मात देते हुए बसपा की सीमा उपाध्याय सांसद बनी थी। इसके बाद साल 2014 के लोकसभा चुनाव में भाजपा के चौधरी बाबूलाल सांसद ने जीत दर्ज की थी। वहीं 2019 के लोकसभा चुनाव में भाजपा के राजकुमार चाहर कांग्रेस के राज बब्बर को 4.96 लाख वोटों से हराकर सांसद चुने गए थे। अब ऐसे में देखना दिलचस्प होगा कि 4 जून को आखिर किसकी किस्मत चमकती है और किसकी रूठेगी। फतेहपुर सीकरी से शैलेंद्र मिश्र की रिपोर्ट, डीडी न्यूज। अमेरिकी विरासत कानून के आधार पर भारत में भी इस पर चर्चा की बात कहकर नया विवाद छेड़ दिया है, जिसके बाद से बीजेपी ने कांग्रेस पर हमला बोलते हुए कहा है कि वो देश के आम लोगों की संपत्ति को हड़पने का काम करने वाली है। In America, there is an inheritance tax. So if, let's say, one has $100 million worth of wealth, and when he dies, he can only transfer probably 45% to his children. 55% is grabbed by government. Now that's an interesting law. It says, you in your generation made wealth, you are leaving now, you must leave your wealth for public. कांग्रेस पार्टी सैम पित्रोड़ा के बयान के बाद कंप्लीटली एक्सपोज हो गई। सबसे पहले घोषणा पत्र में सर्वे, मनमोहन सिंह का पुराना बयान जो कांग्रेस की लेगेसी है कि हम देश के संसाधन पर सबसे पहला अधिकार माइनॉरिटीज का मानते हैं, और अब इनके मैनिफेस्टो बनाने में जिनकी अहम भूमिका है वो सैम पित्रोड़ा का बयान कि संपत्ति के बंटवारे पर विचार होना चाहिए। ये संतान विरोधी भी और सनातन विरोधी भी दिख रहे हैं। आपकी संतानों की संपत्ति को छीनने के लिए वसूली टैक्स कांग्रेस लगाने वाली है, सनातन को कुचलने के लिए वोट बैंक की राजनीति में और नीचे गिरने वाली है। तो वहीं अन्य बयानों में आरजेडी नेता और पूर्व उप मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव ने डीडी न्यूज से बातचीत के दौरान बीजेपी की आलोचना की है। उन्होंने कहा कि पूरा बिहार उनके पक्ष में है और आरजेडी ने लोगों को नौकरी देने का काम किया है। इसके अलावा तेजस्वी यादव ने इंडियन ओवरसीज के कांग्रेस नेता सैम पित्रोड़ा के बयान पर जवाब देने से साफ इंकार कर दिया। बिहार के प्रतिपक्ष के नेता तेजस्वी यादव गांव-गांव में जाकर लोगों को जगाने का काम कर रहे हैं। कलम और तलवार की जो लड़ाई है उसकी बखूबी व्याख्या कर रहे हैं। हमारे साथ अभी बातचीत के लिए तेजस्वी मौजूद हैं। तेजस्वी, क्या कहेंगे, ये संविधान बचाने की लड़ाई और आपका नौकरी देने का वायदा कितना रंग ला रहा है? हम लोग जीत रहे हैं। पूरा बिहार जो है एक पक्ष हो गया है और भाजपा का, एनडीए का इस बार सफाया तय है। मुद्दे की बात कर रहे हैं हम लोग। और प्रधानमंत्री
कैसी बात कर रहे हैं। नौकरी देने का जो वायदा आपका है वो मुद्दा दिखाई पड़ रहा है। एकदम लोगों को विश्वास हमने करके दिखाया है और हम लोग पूरी तरीके से इस बार मुद्दे की बात कर रहे हैं। आप कांग्रेस का पंजा लोगों की जिंदगी छीन लेगा। हम तो आज तक नहीं सुने ऐसा। मंगलसूत्र छीन लेगा ये बोले, किसका हुआ है रे भाई? पहले जितना पुश्तैनी सबका लोग था जमा वो तो रह ही है। कि सैम पित्रोदा का एक बयान आया है, उस पर बवाल मचा हुआ है कि यूएस में जो विरासत की लड़ाई है कि जो 50% मरने के बाद लोगों के जो संपत्ति है उसको छीन लिया जाता है, उस पर पूरे भारतीय जनता पार्टी हमने नहीं देखा, ये बयान नहीं देखा है। और तेजस्वी यादव सैम पित्रोदा के बयान पर कुछ भी अपना बयान देने से बचते दिखाई दे। जाते जाते आपको छोड़ जाते हैं लोकसभा चुनाव से जुड़े कुछ रोचक तथ्यों के साथ। हमें दीजिए अनुमति। नमस्कार। अगर लोकसभा चुनाव से जुड़े कुछ रोचक तथ्यों की बात करें तो इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन यानी ईवीएम भारत में चुनाव प्रक्रिया का सबसे महत्वपूर्ण अंग बन गई है। यह मशीन साधारण बैटरी से चलती है और ईवीएम मतदान के दौरान डाले गए वोटों को दर्ज करती है और वोटों की गिनती भी करती है। एक ईवीएम में 64 उम्मीदवारों के नाम दर्ज हो सकते हैं। वोटों को दर्ज करने की क्षमता की बात की जाए तो एक ईवीएम में 3840 वोटों को दर्ज किया जा सकता है। अगर बात ईवीएम के सबसे पहले इस्तेमाल की करें तो साल 1982 में इसका उपयोग हुआ। केरल के परूर विधानसभा सीट के 50 मतदान केंद्रों पर वोटिंग करने के लिए ईवीएम का उपयोग किया गया। 1998-99 में कुछ राज्यों की विधानसभा सीटों पर ईवीएम के द्वारा मतदान कराया गया। इसके अलावा 2003 में सभी उपचुनाव और राज्यों के विधानसभा चुनाव में ईवीएम का इस्तेमाल किया गया। वहीं फिर पूरी तरह से 2004 में लोकसभा चुनाव में ईवीएम का उपयोग किया गया। जनादेश डेस्क, डीडी न्यूज। करें शुरुआत भारतीय ज्ञान परंपरा, संस्कृत और स्वास्थ्य के साथ। स्वास्थ्य में उपयोगी आयुष पद्धतियों का विज्ञान, संस्कृति, कला, योग का अद्भुत ज्ञान। देखिए विशेष कार्यक्रम सुप्रभातम सोमवार से शुक्रवार सुबह 7 बजे सिर्फ डीडी न्यूज पर। दुनिया की सबसे तेज रफ्तार और 5वीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था, विश्व स्तर के बुनियादी ढांचे, भारत की फिनटेक क्रांति की कहानी मेक इन इंडिया और स्टार्टअप इंडिया की सफलता की, आर्थिक जगत की सुर्खियां, आम आदमी के लिए क्या है मायने, शेयर बाजार और दूसरे फाइनेंशियल मार्केट्स के तमाम अपडेट्स, कारोबार जगत की बड़ी खबरों का सटीक और सरल विश्लेषण। देखिए इकोनॉमी टुडे सोमवार से शुक्रवार सुबह 9:30 बजे सिर्फ डीडी न्यूज पर। भरोसा चुनावी चकल्लस के प्रायोजक हैं MDH, बढ़िया है, शुद्ध है। MDH मिर्ची, धनिया, हल्दी, असली मसाले, सच MDH। नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का हमारे इस खास कार्यक्रम जनादेश 2024 चुनावी चकल्लस में। मैं हूं निखिल सिंह। और चुनाव का मौसम हो और राजनीतिक चकल्लस ना हो, ऐसा हो नहीं सकता। इस बार भी 2024 के लोकसभा चुनाव में ऐसे कई मुद्दे हैं जिनको लेकर हर दिन कोई ना कोई राजनीतिक खींचतान
होती रहती है और पूरा चुनावी माहौल उसी मुद्दे के इर्द गिर्द घूमने लगता है। ऐसे ही बयानों और घटनाओं के बाद होने वाली चुनावी चकल्लस पर हमारी पैनी नजर बनी हुई है और इस कार्यक्रम में हम आपके लिए ऐसी ही चुनावी चकल्लस लेकर हाजिर होते हैं। तो इन दिनों देश में लोकसभा का चुनाव अपने चरम पर है और पहले दौर के मतदान के बाद मुद्दे और ज्यादा तीखे होते जा रहे हैं। देश के हर राज्य में राष्ट्रीय, क्षेत्रीय और स्थानीय मुद्दों पर जमकर बहस हो रही है और ऐसे में आज सबसे खास रहा है कांग्रेस के वरिष्ठ नेता सैम पित्रोदा का वो बयान जिसने खूब सुर्खियां बटोरी हैं। दरअसल सैम पित्रोदा साहब ने यह बयान दिया है कि अमेरिका में विरासत का कानून लागू है जिसके तहत मृत्यु के बाद संपत्ति का 45% हिस्सा ही व्यक्ति के उत्तराधिकारी को मिलता है, बाकी 55% सरकार ले लेती है। यह कहते हुए कि इस पर समाज का हक है। कांग्रेस की तरफ से संपत्ति के बंटवारे वाला बयान नया नहीं है। खुद उनके नेता राहुल गांधी संपत्ति का सर्वेक्षण कराने और लोगों में बांटे जाने की बात कह चुके हैं, जिसके बाद कांग्रेस पार्टी लगातार बीजेपी के निशाने पर है। यहां तक कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी इस मुद्दे को जनसभाओं के दौरान पूरे जोर शोर से उठाया है। अब लगातार हो रहे सियासी हमलों के बाद कांग्रेस पूरी तरह से इस मामले में बैकफुट पर है। कांग्रेस महासचिव जयराम रमेश ने कहा कि सैम पित्रोदा का बयान तो कांग्रेस के विचारों को जाहिर नहीं करता है। कांग्रेस के इतने बड़े नेता, लेकिन कांग्रेस ने बड़े प्यार से उनके बयान से किनारा कर लिया है। लेकिन यह भी सच है कि कांग्रेस पार्टी पूरे मुद्दे पर चाहे कुछ भी स्पष्टीकरण दे, सैम पित्रोदा के बयान को निजी करार दे, लेकिन पित्रोदा साहब ने उनके लिए एक मुसीबत तो खड़ी कर ही दी है। अब इस बयान पर खूब खींचतान हो रही है। पूरे बयान के एक एक शब्द की बखिया उधेड़ी जा रही है और ऐसे में उपजता है हास्य और व्यंग और पूरे मुद्दे पर जमकर हो रही है चुनावी चकल्लस। तो आज के चुनावी चकल्लस का मुद्दा है सैम पित्रोदा का यही बयान। तो इंडियन ओवरसीज कांग्रेस के अध्यक्ष सैम पित्रोदा का विरासत टैक्स को लेकर दिया गया बयान, उसने एक पूरी नई बहस छेड़ दी है। लेकिन बड़ा सवाल यह कि सैम पित्रोदा के बिगड़े बोल कहीं कांग्रेस का नुकसान न करते। फिलहाल इस पर हम आगे आपको लेकर चलेंगे, लेकिन आपको यहां से सीधे लिए चलेंगे भोपाल, जहां चल रहे हैं भोपाल, जहां प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस वक्त रोड शो में हिस्सा ले रहे हैं। भोपाल के लोग प्रधानमंत्री का स्वागत करने के लिए, उनका दीदार करने के लिए सड़कों पर उमड़े हुए हैं। प्रधानमंत्री के साथ मोहन यादव, डॉक्टर मोहन यादव जो कि मुख्यमंत्री हैं मध्य प्रदेश के, वो भी मौजूद हैं। कांग्रेस के, बीजेपी के वरिष्ठ नेता मौजूद हैं और प्रधानमंत्री का स्वागत करने के लिए, उनकी एक झलक पाने के लिए सड़क के दोनों तरफ ये भोपाल की तस्वीरें आप देख रहे हैं। बड़ी संख्या में लोग उमड़े हुए हैं। आप देख सकते हैं कि किस तरह से जो स्त्री, पुरुष, बच्चे, जवान
सभी बड़ी संख्या में जुटे हुए हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का स्वागत करने के लिए, उनके रोड शो में हिस्सा लेने के लिए। प्रधानमंत्री की लोकप्रियता का अंदाजा इस भीड़ से लगाया जा सकता है। और मध्य प्रदेश बीजेपी की चुनावी गुणागणित के हिसाब से बहुत फलदायी रहा है। 2019 के चुनावों में 28 सीटें बीजेपी को मिली थी 29 में से। 2014 के चुनावों में 29 में से 27 सीटें जीती थी बीजेपी ने। और इस बार भी इसी प्रयास के साथ कि अधिक से अधिक सीटें मध्य प्रदेश से जीती जाएं। भोपाल मध्य प्रदेश की राजधानी और यहाँ पर ये रोड शो प्रधानमंत्री का पब्लिक से सीधे कनेक्ट करने का एक प्रयास। और प्रधानमंत्री की लोकप्रियता चाहे ये चुनावों के दौरान हो या वैसे भी जब वो रोड शोज करते रहे हैं, पब्लिक के बीच में जाते रहे हैं, तो पूरे भारतवर्ष में कहीं भी जहाँ उन्होंने रोड शो किया है ज़बरदस्त भीड़ जुटती है प्रधानमंत्री को देखने के लिए, उनकी एक झलक पाने के लिए, उनके साथ अपना सरोकार जोड़ने के लिए। और भोपाल में मौजूद है हमारे संवाददाता नीरज सिंह, उनसे जुड़ते हैं। और हमारे साथ हमारे संपादकीय सलाहकार विनोद मिश्रा भी जुड़े हुए हैं। नीरज के पास पहले चलते हैं। नीरज, ये जो भीड़ उमड़ी है निश्चित तौर पर चुनाव के मौसम में बीजेपी के जो कार्यकर्ता है, पार्टी है, उनको उत्साहित करने वाली होगी। वाली है। और आप देखें कि लाखों की संख्या में जो लोग हैं वो इंतजार कर रहे थे, उनका इंतजार खत्म हुआ और बड़ी संख्या में प्रधानमंत्री को देखने के लिए, उनसे रूबरू होने के लिए भोपाल की सड़कों पर लोग उतरे हैं। और आपको बता दें लेकिन कि ये न्यू मार्केट का इलाका है और भोपाल का एक तरीके से दिल कहा जाता है। और जो चारों तरफ आप जिन लोगों को दिखाई दे रहे हैं वो भोपाल और उसके आसपास के लोग हैं। खासतौर से मध्य प्रदेश की अलग अलग कम्युनिटी के जो लोग हैं वो यहाँ पर मौजूद है। व्यापारी वर्ग यहाँ पर मौजूद है, सिख समुदाय के लोग यहाँ पर मौजूद है। इसके अलावा जो दूसरे धर्मों के जो लोग हैं वो यहाँ पर मौजूद है प्रधानमंत्री का स्वागत करने के लिए। ओबीसी समुदाय के हैं, SC/ST समुदाय के जो लोग हैं वो यहाँ मौजूद है, यादव समुदाय के जो लोग हैं वो मौजूद है। अलग अलग जो मंच है वो बने हुए हैं ताकि जो प्रधानमंत्री है उनका दीदार कर सकें। और आप देख रहे होंगे दृश्यों में जो कला समाज है उनके भी प्रतिनिधि है वो यहाँ पर मौजूद है प्रधानमंत्री का स्वागत करने के लिए। और ये ऐसा नहीं है कि अचानक से कोई आई भीड़ है। आप देखें तो पिछले 10 साल में प्रधानमंत्री ने जिस तरीके से लोगों के लिए, देश के लोगों के लिए काम किया है, चाहे वो गरीब परिवार के लोग हों, उनको मकान देने की बात हो, उनके घर में नल से जल पहुंचाने की बात हो, जो महिलाएं हैं जिनको कई किलोमीटर की दूरी तय करनी पड़ती थी, अब उनके घरों में ही ये नल मौजूद है जहाँ से वो जल ले सकती है। तो ये तमाम ऐसा काम है। गरीब लोग जो कल्पना नहीं कर सकते थे, कहीं पक्की शक्ति प्रधानमंत्री ने दिया। महिलाएं आप देख सकती हैं कि कितनी उत्साहित है प्रधानमंत्री को देख कर, क्योंकि महिलाओं को लगातार जिस तरीके से आप देखते हैं कि प्रधानमंत्री मोदी ने महिलाओं को लेकर जिस तरह से काम किए हैं, आधी आबादी को जिस तरीके से हड़ताल की है, आप देखें कि महिलाओं के जो रिजर्वेशन है उसका जो काम